चलिए प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर मैं एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, एस्टेनो, जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, खास करके जिसका वैकेंसी अभी आप रेलवे ग्रुप डी का देख रहे हैं आया हुआ है, और लगभग फरवरी में एसएससी जीडी का, तो एसएससी एस्टेनो है, एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, वैसे खास विद्यार्थियों के लिए आप लोग के लिए आज से 1000 जीके जिस का मैं सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसमें 1000 में प्रश्नों को हल करूंगा। ध्यान दीजिएगा, 1000 प्रश्न तक हम चलेंगे। लगभग प्रतिदिन 30 से 40 क्वेश्चन को मैं हल करवाऊंगा और उससे तमाम जुड़े हुए फैक्ट आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, ये किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। जो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी जिनका भी एग्जाम होगा, एमटीएस होगा, सीएचएसएल होगा, रेलवे ग्रुप डी होगा। ध्यान दीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप कह सकते हैं यह महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ध्यान दीजिएगा, 1000 प्रश्न आपके लिए मैं करवाने जा रहा हूं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में अभी हाल के कुछ जो परीक्षा हुए हैं जिसमें पूछे गए हैं। तो आज से उस क्रम को मैं जारी करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी लीजिए, एसएससी जीडी लीजिए, बिहार पुलिस लीजिए, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए भी आपको बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। बिहार पुलिस के लिए ध्यान दीजिएगा, जिनका भी बिहार पुलिस सपना है वर्दी पहनने का, एसएससी जीडी में जाने का, तो वैसे विद्यार्थी आज से आप कमर बांध लीजिए। 1000 प्रश्नों को मेरे साथ प्रतिदिन शाम में हल करेंगे, ठीक है। तो प्रतिदिन मैं 30-40 क्वेश्चन करवाते करवाते आप लोग को 1000 प्रश्न का संग्रह किया हूं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हाल के परीक्षाओं में पूछे गए। तो चलिए विद्यार्थियों, आपके लिए ध्यान दीजिएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं। आपको खुद अपने हालात बदलने होंगे। अगर आपका कोई हालात बदल सकता है तो वो आप हैं, आपका मेहनत है, आपका लगन है, इसी से आपका हालात बदला जा सकता है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो हम प्रश्न लिए हैं, 1000 प्रश्नों को मैं आज से हल करवाऊंगा, जिसमें आज का 20 या 30 प्रश्न आपके लिए लिया गया है, उसको देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपको बनता है, पंचायती राज प्रणाली की सूची का विषय है। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज प्रणाली की सूची का विषय है, तो किस सूची का विषय होगा? राज्य सूची का। पंचायती राज प्रणाली की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। आपसे पूछेगा पंचायती राज प्रणाली की सूची के विषय में आता है, तो राज्य सूची विषय में आता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है अगला कि दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में, कितनी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में कितना सूची दिया गया है? 3 सूची दिया गया है, ठीक है। 3 सूची में क्या किया गया? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। किसका बंटवारा किया गया? केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो 3 सूची में किया गया। कितने सूची में किया गया बच्चों? 3 सूची में किया गया, जिसका उल्लेख संविधान के कितनी अनुसूची में मिलता है? 7वीं अनुसूची में मिलता है। ध्यान रखेंगे, कितनी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में उल्लेख इसका मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला आता है केंद्र सूची या संघ सूची। कितना क्या आता है? केंद्र सूची या संघ सूची। पहला कौन सा विषय? केंद्र सूची या संघ सूची। दूसरा राज्य सूची। दूसरा क्या है? राज्य सूची। तीसरा समवर्ती सूची है। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। ध्यान देंगे, पहला है केंद्र सूची बोलिए या संघ सूची बोलिए, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि केंद्र सूची पर या संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो केंद्र सरकार को दिया गया है। किसे दिया गया बच्चे? केंद्र सरकार को दिया गया है।
अगर आपसे कोई पूछ दे कि राज्य केंद्र सूची पर या संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है, तो केंद्र सरकार बना सकता है। कौन बना सकता है? केंद्र सरकार हमारा कानून बना सकता है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछेगा कि राज्य सूची पर विषय कौन बना सकता है, तो राज्य सूची पर विषय बना सकता है राज्य सरकार। कौन बनाएगा? राज्य सरकार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केवल राज्य सरकार आपको दिया हुआ रहेगा तो वो गलत मान होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसा कंडीशन भी बन जाता है जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया जाता है। जैसे आपातकाल के समय में राज्य सूची का जो विषय होता है उस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार चला जाता है। या दो से अधिक राज्य मिलकर अनुरोध करें तो उस विषय पर, जो राज्य सूची का विषय होता है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तीसरा आता है समवर्ती सूची। तीसरा कौन सा है बच्चों? समवर्ती सूची। कहेगा समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दिया गया। किसको दिया गया? केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। ध्यान देंगे। अब कहता है केंद्र सूची या संघ सूची में कुल कितना विषय शामिल किया गया है? तो 100 विषय। केंद्र सूची में या संघ सूची में कुल कितना विषय शामिल किया गया? 100 विषय इसमें शामिल किया गया। पहले 99 था। पहले कितना था? 99 था। लेकिन अभी वर्तमान समय में पूछेगा तो इसका संख्या कितना है? 100 हो गया है। अब आपसे क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें अब क्वेश्चन देखिए कि कौन कौन ऐसा विषय है जो केंद्र सूची में आता है और आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सेना, रक्षा, विदेश मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, जनगणना, युद्ध एवं शांति, देश की प्रतिरक्षा, बैंकिंग प्रणाली, ये सब किस विषय में आ जाएगा? केंद्र सूची के विषय में आएगा। मतलब कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, सेना, रक्षा, विदेश मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, जनगणना, युद्ध एवं शांति, देश की प्रतिरक्षा ऐसे विषय हैं। और बैंकिंग भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। इस ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है, मैंने केंद्र सूची के अंतर्गत रखा गया है। राज्य सूची में जो विषय है, आपको ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची में जो विषय है उसमें 61 विषय दिया गया। कितना विषय दिया गया? 61 विषय लिया गया। राज्य सूची में कितना विषय लिया गया बाबू? 61 विषय लिया गया। अब 61 विषय कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, राज्य पुलिस है, जिला अस्पताल है, सफाई है, पशु है, सिंचाई है, कृषि है, राज्य स्तरीय सड़क है, शांति व्यवस्था है, जेल है, स्थानीय शासन है। ये सब व्यवस्था ऐसा है जिस पर कानून बनाने का अधिकार आपको दिया गया है राज्य सरकार को। किसे दिया गया है? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार में बनाएगा कौन? तो विधानसभा के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा बनेगा? विधानसभा, विधान परिषद के द्वारा वहां पर यह कानून बनाया जाता है। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय रखा गया। कितना विषय? समवर्ती सूची में 52। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सूची में 100, राज्य सूची में 61। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राज्य सूची में कितना विषय है, केंद्र सूची में कितना है, समवर्ती सूची में कितना है। समवर्ती सूची में कितना विषय लिया गया है? 52 विषय लिया गया। अब इसमें देखेंगे क्या क्या आएगा। अंतरदेशीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण। ध्यान दीजिएगा, जनगणना जो है वो राज्य केंद्र सूची का, जनगणना केंद्र सूची का विषय होगा, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का। समाचार पत्र है, शिक्षा है, दीवानी फौजदारी कानून है, प्रक्रिया, विवाह है, तलाक। विवाह और तलाक दोनों को समवर्ती सूची में रखा गया। कहां रखा गया बच्चों? समवर्ती। देखिए विवाह होगा तो तलाक भी देखेंगे कहां रखा गया है? समवर्ती सूची में। याद रखना बहुत आसान है, विवाह और तलाक दोनों कहां रखा गया है? समवर्ती सूची में इसको रख दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बेहतर तरीके से समझोगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूछेगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कितने सूची में किया गया? तो 3 सूची में किया गया। कितना सूची? 3 सूची में किया गया, ठीक है। अब बोलेगा इसका चर्चा संविधान के कितवीं अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची। कितवीं अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। कुल अनुसूची की संख्या बोलेगा तो 12। कहेगा संविधान में टोटल कितना अनुसूची का व्यवस्था किया गया है? तो 12। हाँ, अब कह देगा जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय कितना अनुसूची था? तो उस समय 8 अनुसूची था। कितना था? 9 अनुसूची था। ध्यान रखेंगे 9, 10,
11, 12 बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो 8 अनुसूची, प्रारंभ में 8 अनुसूची था, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में 8 अनुसूची था, ठीक है ना। अब बाद में 4 जोड़े गए हैं, 9, 10, 11 और 12 जोड़े गए, 9, 10, 11 और 12 इसको जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो टोटल अनुसूची बोलेगा कितना, तो 12, टोटल अनुसूची कितना 12, प्रारंभ में कितने थे, तो 8, बाद में कितने जोड़े गए, 4। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे कौन कौन विषय हैं आप याद रखिएगा, जरूर एकदम नोट्स इसका बना लीजिए। अगर आपके पास इसका बना हुआ नोट्स है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको सिर्फ याद करना है। और ध्यान दीजिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर हम पढ़ते हैं उसका रिवाइज नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आएगा बातें। याद तो आपको हो जाता है लेकिन कल आप भुला जाते हैं, तो उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इसी में चलिए ध्यान देंगे। अब देखिए क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ध्यान देंगे केम्मा अमेंडमेंट, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में मिला दिया गया। कहेगा केम्मे संशोधन के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में दिया गया। तो आपका उत्तर क्या होगा, 42वां संशोधन 1976। क्या उत्तर हो जाएगा, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संशोधन 1976। वो विषय कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा, वन, मापतौल, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, अन्याय का प्रशासन। ये 5 ऐसा विषय है जो अभी समवर्ती सूची में है, लेकिन 1976 के पहले यह राज्य सूची में था। तो कहेगा राज्य सूची के किस विषय को, राज्य सूची के किस विषय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में दिया गया है, तो शिक्षा है, वन है, मापतौल है, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण है और न्याय का प्रशासन है। किसमें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अवशिष्ट सूची को कहां से लिया गया है, तो कनाडा से। अवशिष्ट सूची को कहां से लिया गया, कनाडा से। अब कहिएगा सर अवशिष्ट सूची क्या है, तो देखेंगे हमारे जो संविधान निर्माता थे, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन कर दिए। अब उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसे भी तो विषय हो सकते हैं जो अभी हम नहीं सोच रहे हैं और बाद में बन सकते हैं, तो उसके लिए अवशिष्ट सूची ले लिया गया। क्या ले लिया गया, अवशिष्ट सूची को ले लिया गया। और इस पर कानून पूछेगा कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएगा। बहुत अच्छा सवाल बनता है कि अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, तो केंद्र सरकार को। यह लिया कहां से लिया है, तो कनाडा से। कहां से लिया गया है, कनाडा से। अब देखेंगे समवर्ती सूची के बारे में पूछ रहा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, देखेंगे महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ता संचित निधि पर भारित नहीं होता। आपसे क्वेश्चन कह देगा कि किनका भत्ता संचित निधि पर भारित नहीं होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, या बोल देगा महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का जो वेतन और भत्ता है ये संचित निधि पर भारित नहीं होता है। किस पर भारित नहीं होगा, संचित निधि पर भारित नहीं होता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि संचित निधि का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया। देखेंगे किसका, संचित निधि का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 266 में। संचित निधि किस अनुच्छेद में है, 266 में। संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, 266 में। कहता है अगला प्रश्न में कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानून अधिकारी कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होंगे, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जिसका चर्चा अनुच्छेद 76 में। कितना में है बच्चों, कहेगा भारत का एक महान्यायवादी होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 76 में किया गया है। अटॉर्नी जनरल आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। भारत सरकार का यह प्रथम विधि अधिकारी होगा। भारत सरकार को किसी भी मामले में अगर कुछ भी कानूनी सलाह लेना होगा तो वो किससे लेगा, महान्यायवादी से लेगा। किससे लेगा, महान्यायवादी से। भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार किससे प्राप्त है, ध्यान देंगे। भारत के एकमात्र ऐसे अधिकारी कौन है
जिनको किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है तो वो महान्यायवादी है। कौन है? महान्यायवादी है। किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, जीरा कोर्ट, कोई भी न्यायालय हो, किसी भी प्रकार का न्यायालय हो तो उनको सुनवाई करना, लेकिन मामला व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, मामला भारत सरकार का होना चाहिए। ये भी ध्यान में आप रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस अधिकारी को किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है? महान्यायवादी। अब महान्यायवादी का जो उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? 76 में, 76 में। अगला सवाल कहता है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन करा। संसद का मेंबर नहीं है लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कंडीशन भी है कि भाग तो लेगा लेकिन अपना मत नहीं देगा, मत नहीं देगा। इसका उल्लेख कौन अनुच्छेद में करता है? तो 88 में। और ये काम कौन करते हैं? होगा महान्यायवादी। ऐसा कौन अधिकारी है जो संसद के मेंबर नहीं होंगे और संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे? महान्यायवादी। इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? 88 में। ध्यान रखिएगा, SSC-GD रेलवे ग्रुप डी, ध्यान दीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी बिहार पुलिस के लिए एकदम ये रामबाण होगा। क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में जो एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर आपको ये सिलेबस करवाया जा रहा है जीके का। चलिए हम लोग अगला पेज देखते हैं। इससे जितना भी क्वेश्चन आपको मैं बताया हूं आप इसे नोट करें, रिवीजन करें, याद करें। मेमोरी में होना चाहिए परीक्षा भवन तक। जरूरी है आज आप याद कर देंगे लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद जब आपका एग्जाम है उस समय तक आपको ध्यान में है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट रखता है। बच्चों याद करना बहुत आसान बात होता है लेकिन याद को लंबे समय तक रखना थोड़ा मुश्किल है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग बेहतर तरीके से याद करें इसे। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई कीजिए तो मन से करिए, नहीं तो फिर है ना छोड़ दीजिए, अपना कुछ देख लीजिए काम धंधा। ऐसे क्या होता है कि आप खुद भी धोखा में रहते हैं और दूसरों को भी धोखा में रखते हैं। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर आप पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं हैं तो फिर कोई काम के आप नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर में लिया गया, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आपको पता है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? गुड्स सर्विस एंड टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका होता है, ठीक है। यह लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। 101वां संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी को लाया गया। कहेगा भारत में जीएसटी किस संशोधन के द्वारा आया था? 101वां संशोधन। केमा संशोधन बच्चों? 101वां संशोधन। कब? तो 2016 में। कब आया? तो 2016 में आया। भारत में जीएसटी कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को। किसमें संशोधन के द्वारा आता है? 101वां संशोधन के द्वारा आता है और 2016 में इसको लाया गया था। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाते हैं। कितना जुलाई को मनाते हैं? 1 जुलाई को। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पूरे विश्व में जीएसटी अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? तो वो फ्रांस था। जीएसटी अपनाने वाला देश कौन था? फ्रांस था। भारत में लागू होता है 2017 में। भारत का जो जीएसटी होगा वो कौन देश के पैटर्न पर आधारित है? तो कनाडा। किसके पैटर्न पर आधारित है? कनाडा के पैटर्न पर आधारित है। जीएसटी दिवस कब मनाएगा? 1 जुलाई को। कितना? 1 जुलाई को। और जब जीएसटी लागू हुआ था तो वित्त मंत्री आप याद रखेंगे अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री का नाम आप लोग को पता ही होगा, नरेंद्र मोदी थे। ठीक। जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान पूछेगा तो अनुच्छेद 246 के ए में, 246 का ए में जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 246 का ए में है। जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था आपसे पूछ रहा है तो अनुच्छेद 279 का ए में, 279 का ए में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 246 का ए में और जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था अनुच्छेद 279 का ए में दिया गया है। जीएसटी केमा संशोधन एक कई बार एग्जाम में है, 101वां संशोधन लागू तो 1 जुलाई 2017 को और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ तो जीएसटी दिवस कब मनाएगा? 1 जुलाई को मनाएगा। और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जानते हैं कि टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को प्रत्यक्ष करते हैं, इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष करते हैं। आप देखेंगे अगला
अंतरराज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन का चर्चा कौन अनुच्छेद करता है? अंतरराज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन का जो चर्चा है अनुच्छेद 269 का ए, 269 का एक, 269 का ए है। अब अगला सवाल देखेंगे आपसे क्या बन रहा है। जीएसटी करें संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है? ध्यान देंगे, रीट जारी करने का शक्ति किन्हें दिया गया? ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। रीट जारी, रीट को आलेख भी कहा गया बच्चों, क्या कहा गया है? आलेख, याचिका भी आप इसको कह सकते हैं। तो आपके संविधान में रीट जारी करने का शक्ति दो ही लोग को दिया गया है, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रीट जारी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा और हाई कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट करेगा तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 32 का। और हाई कोर्ट अगर प्रयोग करता है तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग करेगा। कितना का करेगा? 226 का। रीट या लेख याचिका जो होता है कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट जारी कर सकता है। कब जारी करेगा भाई? तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन में, अगर जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं। किसी भी आप न्यायालय में जा सकते हैं, आपकी इच्छा है। सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो उसके लिए व्यवस्था अनुच्छेद 32 करता है और हाई कोर्ट जाइएगा तो अनुच्छेद व्यवस्था 226 करेगा। कितना? और 5 प्रकार का रीट जारी होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रीट जारी होता है। कहेगा रीट या आलेख कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। जारी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगा। किस मामले में? तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में। अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा आप इसको। चलिए अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि देखेंगे 5 प्रकार का रीट होता कौन कौन है? देखेंगे, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। देखेंगे 1 2 3 4 5, यही 5 प्रकार का रीट है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। अब सब का अर्थ पूछता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होगा शरीर को प्रस्तुत किया जाए, माने आपको निकट अदालत में सशरीर, कहने का मतलब है कि किसी भी हालात में आप पर किसी प्रकार का कुछ है ना, जब तक कि कोर्ट इजाजत नहीं देगा आपको पुलिस तंग नहीं कर सकती है, आपको मारपीट आपके साथ नहीं कर सकती है। सशरीर मतलब सही सुरक्षित प्रकार से आपको प्रस्तुत किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। परमादेश, हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या होगा? हम आदेश देते हैं। कहेगा किस रीट का अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं तो परमादेश का। कहेगा किस रीट का अर्थ होता है? निषेध करना या मना करना तो प्रतिषेध का। कहेगा किस रीट का अर्थ होता है? निम्नतर से उच्चतर को भेजना या सूचना देना, मतलब जो नीचे वाला कोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला कोर्ट से ऊपर जो कोर्ट होता है जैसे हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है, तो निम्नतर से उच्चतर को भेजना या सूचना देना उत्प्रेषण का अर्थ होता है। फिर अधिकार परीक्षा, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। कहेगा किसका अर्थ होता है? प्राधिकृत या वारंट के द्वारा अधिकार परीक्षा। यही 5 प्रकार का आपका रीट या आलेख होता है। अब ध्यान दीजिएगा, वही बात है जो अभी बताए थे, अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है। किस स्थिति में? तो मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में रीट या आलेख जारी होता है, अभी आपको बता ही दिए हैं। और अनुच्छेद 32 का प्रयोग कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट है। और देखेंगे अनुच्छेद 226 का प्रयोग कौन करेगा? हाई कोर्ट प्रयोग करेगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे बात को। ठीक है बच्चों, चलिए आप ध्यान दीजिएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति का जो चर्चा किस अनुच्छेद में है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कैग कहते हैं, इनका नियुक्ति और पद मुक्ति का चर्चा कौन अनुच्छेद में है? 148 में। कितना में है? 148 में। अब आपको क्वेश्चन बन सकता है जो महान्यायवादी के बारे में बताए, और ये कैग जो है इसका नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करेंगे। कौन करते हैं बाबू? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका चर्चा कौन अनुच्छेद में? 148 में। भारत के कैग के कर्तव्य एवं शक्ति का चर्चा, कर्तव्य एवं शक्ति, ध्यान दीजिएगा, कैग के कर्तव्य एवं शक्ति का चर्चा जो दिया गया है कौन अनुच्छेद में? 149 में, 149 में किया गया है।
पद नियुक्ति और पद मुक्ति 148 में, इनका कर्तव्य क्या होगा, क्या शक्ति है, क्या पावर दिया गया है 149 में। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब आपसे पूछ रहा है कार्यकाल कितना होगा, 6 साल या 65 वर्ष के आयु तक। ध्यान दीजिएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना, 6 साल या 65 साल तक का होगा। लेकिन यही आपको महान्यायवादी जो अभी बताए थे अटॉर्नी जनरल, उसका कार्यकाल पूछ देता तो आपको बताना था राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या बताइएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसको बोलेंगे। ठीक है। किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आया था, जिसको आप केसीसी कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आया, 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आया, 1998 में। वी राव भारत के अर्थशास्त्री ने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय ज्ञात किया। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी। नेशनल इनकम सबसे पहले कौन निकाले, दादा भाई नेहरू जी। लेकिन कह देगा कि ध्यान दीजिएगा किस दृष्टि से, ध्यान दीजिए बच्चों, वैज्ञानिक दृष्टि से। किस दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का गणना कौन करते हैं, वी राव भारत के अर्थशास्त्री थे, वो करते हैं 1931-32 का, 1931-32 सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी। ठीक। द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक, ध्यान दीजिएगा, द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक वी राव। ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। द नेशनल देख लीजिए, द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक वी राव। आजादी के बाद राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय का अनुमान 1949 में लगाया गया था। ये सब आजादी के पहले है। ध्यान दीजिए, दादा भाई नेहरू जी भी 1867-68 में निकाले थे। दादा भाई नेहरू जी जो राष्ट्रीय आय निकाले थे 1867-68 के दरमियान, जो कि 20 रुपया बताए थे। ध्यान दीजिएगा, अब वीके राव बताए थे 1931-32 में बताए थे। और फिर करा आजादी के बाद, मतलब 1949 में, 1947 में हम लोग आजादी हो गए थे। और राष्ट्रीय आय समिति कब बना था, 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति 1949 में बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस। करा आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान 1949 ईस्वी में किसने लगाया, तो पीसी महालनोबिस ने लगाया। किसने लगाया, पीसी महालनोबिस ने लगाया। हम लोग आज 30 प्रश्न को सफर को तय किए हैं। 1000 प्रश्न तक हम लोग को पहुंचना है। 30 प्रश्न को हम लोग आज तय कर लिए हैं। अगले प्रश्न के साथ मुलाकात कल होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, याद कर लीजिए, रेगुलर रिवीजन करिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, शुभ रात्रि। आप अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई को ध्यान में रखिए, सेहत का ख्याल रखिए और अपने गार्जियन का, अपने अभिभावक का बात माने। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।